नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के टेस्ट नंबर 2 में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटीपी में पुनर्वसन की प्रक्रिया किस एंजाइम द्वारा निर्मित होती है? देखिए, एटीपी की बात हो रही है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर री एब्सॉर्प्शन मतलब पुनर्वसन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आता है, ये हमें देखना है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो एटीपी एक बार कंज्यूम हो गई, एक बार एटीपी को हमने काम में ले लिया। अब दोबारा जब हम एटीपी को काम में लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन सा एंजाइम होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। वो एंजाइम एटीपी के पुनर्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब देखते हैं ये एंजाइम किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, क्रिएटिन किनसे भी बोलते हैं इसको, सीपीके भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी सीपीके, और इसको सीके भी बोलते हैं। ये तीनों अगर ऑप्शन आपको दिखाई दें तो उसमें आप राइट आंसर कर सकते हो। ये हमारे हार्ट, माइंड और स्केलेटल जो मसल्स हैं, हमारी जो कंकाल की मांसपेशियां हैं, इसमें पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाने में मदद करता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि मान लो आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश पड़ी है, उसको देखते ही आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेज आएंगे, आपकी बॉडी में कुछ रासायनिक परिवर्तन आएंगे, आपके मन में, आपकी बॉडी में उसको खाने की इच्छा होगी। तो ये जो केमिकल चेंजेज हैं, रासायनिक परिवर्तन है, ये कोई ना कोई तो बॉडी में कर ही रहा होगा। तो वो है हमारा एंजाइम। ये एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन देखिए, मांसपेशियों के ऊतक जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं, तो सीपीके हमारे रक्त में लीक हो जाता है। जैसे ही हमारी जो मसल्स हैं उनके टिश्यूज डैमेज होते हैं, फटते हैं, तो ये सीपीके क्या करता है? सीपीके का मतलब आप समझ गए होंगे, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये हमारे ब्लड में थोड़ा सा लीक हो जाता है, मतलब हमारे ब्लड में ये बहना शुरू हो जाता है। इसलिए सीपीके का उच्च स्तर आमतौर पर आपके दिल या अन्य मांसपेशियों में किसी प्रकार के तनाव या चोट का संकेत देता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपकी मांसपेशियों में कोई डैमेज हो गया, आपके टिश्यूज फट गए, आपको ज़्यादा वहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये सीपीके क्या करेगा? हमारे ब्लड में बहना शुरू हो जाएगा। अगर सीपीके की मात्रा हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी चोट या फिर हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। सीधा-सीधा इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार के तनाव या चोट का संकेत देता है। क्या देता है? सीपीके का उच्च स्तर, हाई लेवल्स ऑफ सीपीके। सीपीके की जाँच के लिए हमारे हाथ की नस से खून निकाला जाता है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो हमारा जो हाथ है, उसकी जो नस है, उससे हम ब्लड को थोड़ा-सा बाहर निकालेंगे और हम उसपे सीपीके का लेवल चेक कर लेंगे। अगर वो हाई लेवल है, इसका मतलब हमारी चोट भी हाई लेवल की है। चोट हाई लेवल की क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड में जो सीपीके का लेवल है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो आई होप आप सीपीके एंजाइम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, एटीपी संश्लेषण के लिए तत्काल उपलब्ध प्राथमिक पेशी का आधार है। देखिए, एटीपी का जब सिंथेसिस होता है तो उसके लिए प्राइमरी मसल के लिए इंपॉर्टेंट बेस कौन सा है? तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको किस तरीके से है। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से लीवर और मसल्स में जमा होता है। हमारा जो लीवर है और हमारी जो मसल्स हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजन निहित होता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल में कमी होने पर शरीर को ऊर्जा की आसानी से उपलब्ध स्रोत प्रदान करता है। मान लीजिए हमारे ब्लड में ब्लड शुगर कम हो गया। ब्लड शुगर कम होने पर क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देगा। इसलिए जब जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन वहाँ पर काम में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखना है। इसलिए प्राइमरी मसल, जो सबसे पहले मसल्स के लिए काम में आने वाली जो पार्टिकल है, वो क्या है? ग्लाइकोजन है। इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा संश्लेषण की प्रतिक्रियाएं होती हैं? देखिए, हम एनर्जी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। आपने सेल टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है, उसके अंदर सेल के जो टॉपिक है उनमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल क्या है, सेल वॉल क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो उन वीडियोज़ को अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको
पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे जो सेल है, हमारी कोशिका है, उसकी पूरी ताकत इसमें ही निहित होती है। इसलिए जहाँ भी सेल और एनर्जी का नाम आ जाए तो वहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से आंसर में कर सकते हो। नेक्स्ट है, हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल कहलाता है। किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने इस बल के बारे में डिस्कस किया है। तो ये फोर्स है मैग्नस फोर्स। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से होता है। ये देखिए, यहाँ पे इस बॉल को किक किया जा रहा है। ये बॉल घूमती हुई इस तरीके से यहाँ पर नेट में घुस जाती है, गोल हो जाती है वो बॉल। तो ये जो पूरा इफेक्ट है, बॉल को यहाँ से किक करने के बाद जब ये बॉल घूमते घूमते इस तरीके से आती है, उसमें टॉप स्पिन, बैक स्पिन, साइड स्पिन मैग्नस इफेक्ट की वजह से ही संभव हो पाता है। इसी को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं तो एक तो फोर्स हमने इस बॉल पे लगाया, लेकिन जब सामने से जो हवा का फोर्स इस पे लगता है, जो उस पे हवा का रेसिस्टेंस लगता है, उसकी वजह से बॉल अपने जो पाथ होता है, अपना जो रास्ता होता है, उससे धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। यही जो फोर्स है इसको बोलते हैं मैग्नस फोर्स, और इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, या फिर इसको स्टेप्स भी आप बोल सकते हो। बहुत ही छोटी सी हड्डी होती है। आपका जो नाखून है उससे भी छोटी हड्डी हमें कान में देखने को मिलती है। इसको हम स्टेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों की रचना में किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके कंपोजिशन में, उनके बनने में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा हड्डियों के निर्माण में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, कपाल में अस्थियों की कुल संख्या क्या है। टोटल बोन्स इन द क्रेनियम। क्रेनियम की बात हो रही है, ये आप ध्यान में रखिए। राइट आंसर हो जाएगा 8। बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये 8 कौन सी हैं ये आप देख सकते हो। सबसे पहले है इथमोइड बोन, फिर है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, फिर है पैराइटल, लास्ट में है टेम्पोरल। ये दो दो होती हैं और ये होती हैं एक एक। इस तरीके से इनकी कैटेगरी है। 1 2 3 4, 2 6 और 2 8। इस तरीके से 8 बोन होती हैं हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारी स्कल में, कपाल के अंदर। ये 8 बोन से बनी होती है हमारी क्रेनियम। पूरी इनकी कैटेगरी देखते हैं। ये देखिए, हमारा जो स्कल है, पूरे जब स्कल की बात कर रहे हैं तो स्कल के अंदर हमारे फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं। फेशियल बोन्स होती हैं 14, 8 होती हैं क्रेनियल बोन। इस तरीके से 22 टोटल हमारी खोपड़ी के अंदर होती हैं। अगर खोपड़ी के अलावा सीधा कपाल में पूछें तो कपाल में है 8 और ये है फेशियल बोन्स 14। वर्टेब्री कॉलम में होती हैं 33 बोन्स। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर 33 बोन्स होती हैं। शोल्डर गडल की बात करें, अपर लिम्ब में 64 बोन्स होती हैं। आपके हाथों की बात हो रही है। और पैरों में होती हैं 62 बोन्स। 62 के साथ साथ पेल्विक आपकी गर्डल है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये है पेल्विक गर्डल और यहाँ पर ये है शोल्डर गर्डल। अगर थोरेसिक बोन्स की बात करें तो वो होती हैं 25 बोन्स। अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको 206 बोन्स मिलेंगी। हमारी जो शरीर की संरचना है, हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं, वो टोटल 206 बोन्स होती हैं। अगर हम किसी एडल्ट पर्सन की बात करें तो, ये वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, उसमें टोटल 206 हड्डियाँ हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, पक्षीय कशेरुकाएँ बनी होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा की बात हो रही है कि ये हमारे बॉडी में कितनी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 12। ये देखिए, ये पूरी 12 बोन होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे की बात हो रही थी, ये 12 होती हैं। T1 से T12। टी का मतलब सीधा सीधा थोरेसिक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये नॉर्मल थोरेसिक है। थोरेसिक्स बोन्स की हमारी जो बॉडी में संख्या है वो होती है 12। इस तरीके से आप इसको समझिए। सबसे पहले है सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन्स होती हैं 7। फिर है थोरेसिक। थोरेसिक बोन्स होती हैं 12। लंबर होती हैं 5। और सैक्रल और कॉक्सिक्स की बात करें तो ये वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन ये एक बन जाती हैं। ये 4 होती हैं, ये भी एक बन जाती है। छोटी छोटी अगर हड्डियों की बात करें, ये 5 हैं और ये कॉक्सिक्स 4 हैं। लेकिन ये आपस में इतनी पास पास में जुड़ी हुई होने की वजह से ये हमें एक बोन दिखाई देती है। इसलिए 7 और 12 19, 19 और 5 24 और 24 और 2 26, टोटल 26 बोन्स होती है हमारी वर्टिब्री में। अगर इनकी कैटेगरी और ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये 33 बोन हो जाती हैं। 33 बोन्स हमें देखने को मिलती हैं।
33 कैसे हो गई? 7 और 12 19 और 5 24 तो यहाँ पर हो गई। इसके बाद में 5 हो गई सैक्रल, 29 हो गई और 29 में अगर 4 और जोड़ दें तो ये पूरी 33 बोन हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन में ये आपको दोनों नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा। तो 26 बोन होती हैं अगर ये बोन आपस में मिल जाती हैं एस और सी। लेकिन अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें सैक्रम में टोटल 5 और कॉक्सिक्स में 4 बोन होती हैं। इस तरीके से इनकी कैटेगरी होती है 33 बोन की। और वैसे अगर देखने को हमें मिले तो वो होती हैं 26 बोन्स। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आसानी से करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सैक्रम कशेरुकाओं के बारे में पूछा गया है। सैक्रम वर्टिब्री तो वो हमने देखा है 5 होती हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था क्योंकि इसमें कहीं भी एक नहीं दे रखा। तो हमें पता है सैक्रम में 5 बोन्स होती हैं, 5 हड्डियों से बना होता है हमारा सैक्रम का एरिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने इसको 26 ही याद करके रख लिया तो आप ऑप्शन में देखोगे कि कहीं भी एक ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। हमारी 5 हड्डियां होती हैं सैक्रम के अंदर और 4 होती हैं कॉक्सिक्स में। ये देखिए अब लंबर की बात हो रही है तो लंबर में हमने देखा है कि 5 बोन्स से बना होता है। लंबर मतलब हमारी जो कमर की हड्डियां होती हैं ये वाली L1 से L5, ये 5 बोन होती हैं हमारे लंबर एरिया के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन से बनती है उसे कहते हैं। देखिए एक ऐसी बोन जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनती है। पहले वहां पर कार्टिलेज थी लेकिन अब कार्टिलेज से वो बन गई है एक बोन, हड्डी बन गई है। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर है रिप्लेसमेंट बोन। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। मान लो यहां पर एक कार्टिलेज थी, अब वो कार्टिलेज धीरे धीरे मजबूत होकर एक बोन का शेप ले चुकी है। अब वो क्या बन गई है? एक हड्डी बन गई है। तो हड्डी बनने से पहले उसने क्या किया है? उसने कार्टिलेज को रिप्लेस किया है। कार्टिलेज की जगह पर वो आई है, कार्टिलेज को उसने प्रतिस्थापित किया है, इसीलिए उसको प्रतिस्थापन अस्थि या फिर रिप्लेसमेंट बोन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसके वर्ड पे अगर जाओगे तब भी आप इसको आसानी से सही कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रथम बुद्धि जांच किसने विकसित किया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था, किसने विकसित किया था? राइट आंसर हो जाएगा बीनेट और साइमन। ये देखिए आईक्यू इतिहास में पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में अल्फ्रेड बिनेट जो 1857 में पैदा हुए थे और 1911 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ साथ साइमन ने इसको विकसित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की। पहला जो इंटेलिजेंस का टेस्ट था वो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने विकसित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है ज्ञान का संबंध है, जो हमारा कॉग्निशन है उसका संबंध किससे है? सीखने से, स्मृति से, रचनात्मकता से या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हम जब सीखते हैं तो वो भी हमारे ज्ञान का एक पार्ट होता है। हमारी जो मेमोरी है वो भी हमारे ज्ञान का हिस्सा। और बच्चा जब कुछ क्रिएटिव करता है तो वो भी अपने नॉलेज से ही कर पाता है, अपनी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं उससे ही कर पाता है। इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्राथमिक प्रेरणा नहीं है? तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी मोटिवेशन इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? पैशन, हंगर, सेक्सुअल, क्रेविंग। राइट आंसर हो जाएगा क्रेविंग। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्राइमरी मोटिवेशन क्या है? जो मोटिवेशन हमें जीने के लिए आवश्यक है। सीधा सीधा आप इसको इस तरीके से ही समझ सकते हो। इसके बाद में जो सेकेंडरी मोटिवेशन है वो हमें किसी को देखकर या फिर किसी के बारे में जानकर हमें पता लगता है, वो मोटिवेशन होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मोटिवेशन है आपको जीने के लिए, खाने पीने के लिए, चलने के लिए जो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा प्राइमरी मोटिवेशन। इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे कि पैशन, भूख, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें हमें प्राइमरी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपको भूख लगेगी तो आप अपने आप से मोटिवेट होवोगे। मान लो आप घर पे हो और आपको भूख लग रही है, आपको डेली भूख लगती है, आपको प्यास भी लगती है, नहाने का भी मन करता है, तो इसके लिए आपको घर बैठने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको कहीं पे बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये जो आपको मोटिवेशन आया, इस मोटिवेशन के लिए आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, आपने कोई वीडियो नहीं देखी कि आप जाइए बाहर मजदूरी कीजिए, काम कीजिए, नौकरी कीजिए, तभी आपको खाना मिलेगा। ये बातें तो आपको पता है। इसके लिए आपको बाहर से
कहीं से भी मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी मोटिवेशन को बोलते हैं हम प्राइमरी मोटिवेशन। तो इसमें क्रेविंग जो है, वो प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है। क्रेविंग का मतलब ये हो गया, मान लो आप डेली रोटी, सब्जी और दाल खा रहे हो, इससे आपका पेट भर रहा है। इसका मतलब आपको एटलीस्ट भूख तो नहीं लग रही। लेकिन इसके साथ-साथ आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो गुलाब जामुन्स के लिए आप में क्रेविंग्स होंगी। तो वो क्रेविंग्स प्राइमरी नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन से भूख तो मिटती है, लेकिन वो भूख तो आपकी रोटी, सब्जी और दाल से भी मिट रही है। इसलिए आपका जो प्राइमरी मोटिवेशन है, वो तो रोटी, सब्जी और दाल हो गया। लेकिन गुलाब जामुन्स की आपको क्रेविंग्स आती हैं। क्रेविंग्स मतलब आप में तृष्णा होती है, आप में इच्छा होती है कि मैं गुलाब जामुन खा पाऊँ या फिर मुझे गुलाब जामुन खाने चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल अगर आपको नहीं मिलेंगे 2 दिन, तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आप भूख सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको गुलाब जामुन की हर रोज़ आवश्यकता नहीं होगी। आप इनके बारे में डेली नहीं सोचोगे कि अगर गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, कम से कम रोटी सब्जी तो मेरे पास होने ही चाहिए। इसलिए ये हमारा प्राइमरी मोटिवेशन हो गया। इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये बस समझने के लिए है। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से कैच कर पाए होंगे। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद कब आता है? ये नाम हमारे सामने है, गैंग एज। इसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। गैंग गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब होता है कोई 4, 5 या फिर 7 लोगों का ग्रुप। ये पूरी एक गैंग बन जाती है। तो गैंग कब बनती है? ये बनती है प्रवर्ती बचपन। लेटर जो चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर ये बनती है। ये कब होता है? 7 साल से 11 साल की जो एज है, उसमें बच्चे गैंग बनाते हैं। एक दूसरे को बोलते हैं कि ये मेरी गैंग का है, ये दूसरी गैंग का है। वो अपना ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर जो उनकी बातें मानने वाला है, या फिर जो सेम तरीके के जो बच्चे हैं, सेम तरीके के जो उनमें आपस में बातें मिलती हैं, वो अपना एक गैंग बना लेते हैं। इसके बाद देखिए, इन्फेंसी या फिर शिशुवावस्था की बात करें, तो वो जन्म से लेकर 1 साल तक की एज होती है, उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी। एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था, वो होती है 10 साल से 19 साल तक की एज। और अर्ली चाइल्डहुड है, वो होती है 2 से 6 साल तक की एज। लेकिन हमसे गैंग एज के बारे में पूछा गया था, वो होती है हमारा प्रवर्ती बचपन या फिर लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 साल से 11 साल के बीच में होता है। उसमें बच्चा गैंग बनाता है, अपना ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आर। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपने सुना होगा। ये दिया था इवान पावलोव ने। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था। लेकिन 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इनमें से हमें बताना है कि उसकी प्रोसेस में कौन-कौन से शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सामान्यीकरण, विभेद, विलोपन, ये सभी हमें क्लासिकल कंडीशनिंग में देखने को मिलते हैं। इसको समझते हैं। ये देखिए, अपने इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो हमारे वीडियोज़ हैं, उनमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये एक कुत्ता होता है, उसके बारे में उसको बेल बजाते हैं, बेल बजाने के बाद उसको खाना दिया जाता है। उसको बेल और खाना दोनों देते हैं, तो उसके मुँह में हम चेक करते हैं कि उसमें सलाइवा आता है या नहीं, उसके मुँह में लार आती है या नहीं। तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही बेल बजती है, तो उसको पता लगता है कि मुझे अब खाना मिलने वाला है, तो उसके मुँह में लार आ जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में उसको खाना और बेल, ये दोनों एक साथ देना बंद कर दिया। उसको ओनली बेल की रिंग पे नोट किया गया। तो जब भी बेल बजती है, तो डॉग ने ये सोचा कि अभी मेरे पास खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं दिया, तब भी उसके मुँह में सलाइवा बनता है। सलाइवा उसमें नोट किया गया, लार उसके मुँह में फिर भी हमें देखने को मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझाने की कोशिश की थी। तो इसमें देखिए, ये है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, एक्सटेंशन, जनरलाइजेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन। अगर इनको हिंदी में देखें, तो इनको बोलते हैं असुविधाजनक प्रोत्साहन, बिना शर्त प्रतिक्रिया, वातानुकूलित उत्तेजना, प्रतिक्रिया, विलुप्त होना, सामान्यीकरण और विभेद। विभेद का मतलब है उसको समझ नहीं आ रहा कि बेल और खाना, उन दोनों में किस तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट करना है, उसको विभेद करना है। ये पूरा होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि देखिए, फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम साइकोलॉजी की एजुकेशन क्यों देते हैं, साइकोलॉजी के बारे में हम क्यों पढ़ाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका संबंध व्यवहार से है। ये हमने बहुत बार देखा है। साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियर ऑफ साइंस। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए इसको फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, उनको समझाया जाता है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकल एजुकेशन के,
उनको बताया जाता है कि व्यवहार और मनोविज्ञान का सीधा-सीधा संबंध है। आपको बच्चों से व्यवहार करना है, बच्चों को आपको स्पोर्ट्स के बारे में सिखाना है, उनको बताना है, आपको भी सीखना है। इस तरीके से जब आप बिहेवियर करोगे, तो आपको मनोविज्ञान आना चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती, बच्चे क्या सोच रहे हैं या फिर बच्चों को अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उनको खिलाना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो धीरे-धीरे जब आपको पता लगेंगी, इसका मतलब आपको साइकोलॉजी अच्छे तरीके से आ गई और आप बिहेवियर को भी समझ रहे हो। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेस का कौन-सा स्तर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में वृद्धि लाता है? प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, उनको इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेस के बहुत सारे लेवल होते हैं। तो कौन-सा लेवल उसके लिए बेस्ट होना चाहिए? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमम लेवल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी मच, नॉर्मल, ये दोनों नहीं हो सकते। अब देखिए अगर ये होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत अधिक अगर लेवल होगा, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट नहीं ले पाएगा। वो अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि वो हर टाइम स्ट्रेस में रहेगा। तो अपनी ट्रेनिंग पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने गेम पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, अच्छे तरीके से खेल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रेस ले लिया। नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी भी करने में वो डाउन हो जाएगा। इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमैटिकली डाउन हो जाएगी। अगर उसको नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है मान लो 2 दिन बाद में कॉम्पिटिशन है और अभी वो खिलाड़ी उस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार ही नहीं है। उसको उस कॉम्पिटिशन से कोई मतलब नहीं है। उस कॉम्पिटिशन के बारे में वो सीरियस ही नहीं है। तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जब ऑप्टिमम लेवल का जो स्ट्रेस होगा, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है, ये सबसे बेस्ट होता है। उसको थोड़ी बहुत चिंता भी होनी चाहिए, स्ट्रेस भी होना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिशन है या फिर मुझे कॉम्पिटिशन में अच्छा करना है। ये अगर लेवल उसका रहेगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएगा। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बीच का होना चाहिए। अगर बीच का होगा, तो उसको स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन वो कूल डाउन भी रहेगा कि मैं आसानी से उसको कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस भी उसका अप रहेगा। इस तरीके से स्ट्रेस का जो ऑप्टिमम लेवल है, वो सबसे बेस्ट होता है प्लेयर्स की परफ़ॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसने की थी? 20th सेंचुरी की बात हो रही है। उसके अंदर जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है, उसकी स्थापना किसने की थी? ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन तीनों ने ही की थी। वर्दिमर, कॉफका और कोहलर। डब्ल्यू, के और के। इन तीनों ने गेस्टाल्ट संप्रदाय है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, उसकी स्थापना की थी। उसके ये तीनों ही फाउंडर थे। इसको आप ध्यान में रखिए। वर्दिमर इनके हेड बताए जाते हैं और कोफका और कोहलर इनके साथ। लास्ट है, प्रशिक्षण चक्र का समय 5 से 10 दिन का होता है। ये कौन-सा चक्र होता है? देखिए, ट्रेनिंग साइकिल की बात हो रही है। इसको हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो हमारे वीडियोज़ थे, उनमें बहुत डिटेल से समझा है कि मैक्रो साइकिल क्या होता है, माइक्रो साइकिल क्या होता है और मीसो साइकिल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रो साइकिल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि मैक्रो साइकिल और मेसो साइकिल, इन दोनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके वीडियो में कोई डाउट हो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।